स्वागत है। आज हम प्राचीन मिस्र के इतिहास के पन्नों में दफन एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो आज भी हमें रोमांचित करती है। राजा तूतनखामून की कहानी। सोचिए, एक शासक जो महज किशोर था, लगभग 3300 साल पहले सिर्फ 19 साल की उम्र में जिसकी रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हो गई। हमारी आज की पड़ताल का आधार है A.R. विलियम्स का लेख टूट की खोज, कथा जारी है। ये लेख हमें बताता है कि तूतनखामून मिस्र के उस शक्तिशाली 18वें राजवंश के आखिरी शासकों में से थे जिसे इतिहासकार नई साम्राज्यकाल या न्यू किंगडम कहते हैं। हाँ, ये वो दौर था, लगभग 1550 से 1292 ईसा पूर्व का समय, जब मिस्र अपनी शान और ताकत के कह सकते हैं शिखर पर था। तो इस लेख के आईने में हम देखेंगे कि कैसे दशकों पहले हुई ये खोज ने दुनिया को चौंका दिया, कैसे एक युवा राजा की मौत का रहस्य सदियों तक बरकरार रहा, और हाँ, कैसे आज की तकनीक ने उस पहेली के जवाब ढूंढ निकाले हैं। चलिए इस फैसिनेटिंग यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1922 में। एक ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर, वो मिस्र की तपती धूप में राजाओं की घाटी, वैली ऑफ द किंग्स जिसे कहते हैं, वहां कुछ ढूंढ रहे थे। और फिर उन्हें वो मिला जिसने इतिहास रच दिया, तूतनखामून की समाधि। हाँ। बाहर से देखने में शायद बहुत बड़ी नहीं, पर अंदर जो मिला वो कल्पना से परे था। सोना, अनमोल रत्न, कलाकृतियां, रोजमर्रा की चीजें। बिल्कुल, एक पूरा खजाना। ऐसा लगा मानो पूरा शाही खजाना ही सिमटाया हो। मतलब समझिए, 20वीं सदी की शायद सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक थी ये। और जो बात इसे और भी खास बताती है वो ये कि ये कब्र लगभग पूरी तरह वैसी ही मिली जैसी उसे हजारों साल पहले बंद किया गया था। अच्छा, मतलब लूटी नहीं गई थी? नहीं, उस घाटी में मिली ज्यादातर कब्रों को तो प्राचीन काल में ही लुटेरों ने लूट लिया था। सोचिए कार्टर का रोमांच, जब उन्होंने दरवाजा खोला होगा, अंदर एक के बाद एक 3 परतें थी ताबूतों की। 3 ताबूत, एक के अंदर एक? हाँ बिल्कुल, और सबसे अंदर, वो भी ठोस सोने से बने ताबूत में, राजा तूतनखामून का मम्मीकृत शरीर लेटा हुआ था। ये वाकई अभूतपूर्व था। लेकिन फिर एक बड़ी चुनौती सामने आई। मम्मी जो थी वो ताबूत के तले से बुरी तरह चिपकी हुई थी। हाँ, असल में मम्मीकरण की प्रक्रिया में एक खास किस्म की राल, मतलब रेजिन, इस्तेमाल होती थी। वो समय के साथ पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। तो कार्टर ने क्या किया? लेख में जिक्र है कि पहले उसे मिस्र की तेज धूप में रखकर पिघलाने की सोची। हाँ, उम्मीद यही थी कि गर्मी से राल शायद नरम पड़ जाएगी। पर घंटों बाद भी वो टस से मस नहीं हुई। देखिए, उस समय की परिस्थितियों को समझना जरूरी है। कार्टर के सामने दुविधा थी, मम्मी को कैसे निकाले, वो भी बिना उसे और ताबूत को नुकसान पहुंचाए। हाँ, तकनीक तो आज जैसी थी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो अंत में उनके पास शायद कोई और चारा नहीं बचा था सिवाय इसके कि वे छेनी और औजारों का इस्तेमाल करें। उन्होंने मम्मी के सिर और लगभग हर बड़े जोड़ को शरीर से अलग किया ताकि उसे ताबूत से बाहर निकाला जा सके। ओहो, यानी मम्मी को काफी नुकसान पहुंचाया गया। आज के हिसाब से तो ये तरीका थोड़ा विवादास्पद लगेगा। हाँ, आज संरक्षण पर ज्यादा जोर दिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस समय की पुरातत्व विज्ञान की प्राथमिकताएं और तकनीकें वो अलग थी। कार्टर का मुख्य लक्ष्य शायद उन अमूल कलाकृतियों को सहेजना भी था जो मम्मी के साथ थीं। ये हमें उस दौर की सीमाओं का एहसास कराता है। सही बात है। भले ही मम्मी खंडित हुई, पर कार्टर के इस काम की वजह से हमें उन सैकड़ों अद्भुत वस्तुओं का पता चला जो कब्र में थीं। और वो वस्तुएं हमें उस समय के जीवन, कला और हाँ, मृत्यु के बाद के जीवन से जुड़ी मान्यताओं की अनमोल जानकारी देती हैं। और क्या शानदार वस्तुएं थी वो। लेख में जिक्र है करीब 1700 से ज्यादा चीजों का। हाँ, बहुत कुछ। जरा सोचिए, वो विश्व प्रसिद्ध सोने का मुखौटा जिसकी छवि आज प्राचीन मिस्र का प्रतीक बन चुकी है। बिल्कुल। सोने की बनी राजगद्दी, शिकार के लिए बेहतरीन धनुष बाण, महीन कताई बुनाई वाले कपड़े, अनगिनत गहने, और सिर्फ शान शौकत की चीजें ही नहीं बल्कि बोर्ड गेम्स जैसी रोजमर्रा की चीजें भी रखी गई थी। बिल्कुल, ये सिर्फ राजा के ऐशो आराम के लिए नहीं था। प्राचीन मिस्रवासियों का मृत्यु के बाद के जीवन में, आप कह सकती हैं, गहरा विश्वास था। वे मानते थे कि मरने के बाद आत्मा शरीर के साथ जुड़ी रहती है। अच्छा। और उसे अगले जहां में भी उन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो उसे इस जीवन में प्रिय थी या जिनकी उसे आवश्यकता थी। जैसे ताकत के लिए हथियार, आराम के लिए फर्नीचर, मनोरंजन के लिए खेल और देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए धार्मिक वस्तुएं। इसीलिए शरीर को मम्मी बनाकर सुरक्षित रखना इतना महत्वपूर्ण था।
ये वस्तुएं उनके जटिल धार्मिक दर्शन और परलोक की विस्तृत कल्पना का सबूत है। यहीं से कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है, तूतनखामुन की मौत। जैसा कि A.R. विलियम्स के लेख में बताया गया है, उनकी मौत बहुत कम उम्र में, सिर्फ 19 साल में हो गई थी, और वो अचानक हुई लगती थी। हाँ, ये बात हैरान करने वाली थी। इतने युवा और शक्तिशाली साम्राज्य के राजा की अचानक मौत, इसने दशकों तक अटकलों और सिद्धांतों को जन्म दिया। ये वाकई एक बड़ी पहेली बन गई थी। सबसे सनसनीखेज थ्योरी थी हत्या की। याद है 1968 में जब पहली बार मम्मी का एक्सरे किया गया, हाँ, तो उसके खोपड़ी में कुछ दरारें और हड्डी का एक ढीला टुकड़ा नजर आया। इससे कई लोगों को लगा कि शायद राजा के सिर पर पीछे से वार किया गया हो। अच्छा, ये थी हत्या की थ्योरी। और दूसरी संभावना जताई गई किसी दुर्घटना की, जैसे शायद रथ दौड़ के दौरान गिर जाना। और फिर मिस्र के रहस्यवाद से जोड़कर कुछ लोगों ने फिरौन के श्राप की भी बात की कि कब्र खोलने की वजह से कुछ हुआ होगा। अच्छा, श्राप वाली बात भी थी। हाँ, पर इसका कोई वैज्ञानिक आधार कभी नहीं मिला। सालों तक सच अंधेरे में ही रहा। और फिर 21वीं सदी में विज्ञान ने इस रहस्य पर रोशनी डालने का बीड़ा उठाया। जनवरी 2005 की वो तारीख ऐतिहासिक थी। जैसा लेख बताता है, मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज ने जाही हवास के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी फैसला लिया। क्या फैसला था वो? तूतनखामुन की मम्मी का कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन किया जाएगा। सीटी स्कैन? वाह। हाँ, इसके लिए एक पोर्टेबल सीटी स्कैनर मशीन को खास तौर पर राजाओं की घाटी में लाया गया। मकसद यही कि भाई शरीर के अंदर देखें, पता लगाएं कि मौत हुई कैसे, वो भी बिना मम्मी को छुए या और नुकसान पहुंचाए। वो माहौल वाकई देखने लायक रहा होगा। मैं सोच सकती हूँ। स्कैनर को रात के वक्त घाटी में लाया गया ताकि दिन की रेगिस्तानी गर्मी और पर्यटकों की भीड़ से बचा जा सके। हाँ, सही है। चारों तरफ एक खामोशी और गंभीरता छाई हुई थी। जब कर्मचारी सफेद कपड़ों में लिपटी मम्मी को बड़ी सावधानी और सम्मान से उठाकर स्कैनर की तरफ ले जा रहे थे, तो हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो हजारों साल पुराना इतिहास खुद सांस ले रहा हो। जाही हवास खुद वहां मौजूद थे, थोड़े चिंतित लेकिन उम्मीद से भरे हुए। हाँ, ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं थी, ये अपने इतिहास और पूर्वजों के प्रति सम्मान जताने का एक राष्ट्रीय क्षण भी था। फिर स्कैन शुरू हुआ। मम्मी को धीरे धीरे मशीन के अंदर सरकाया गया। कुछ ही मिनटों में कंप्यूटर स्क्रीन पर हजारों साल पुराने राजा के शरीर की अंदरूनी तस्वीरें उभरने लगी। कमाल है। लेख के अनुसार स्कैन ने 0.62 मिलीमीटर जितनी बारीक स्लाइस में, सोचे कितनी बारीक, 1700 से ज्यादा डिजिटल एक्सरे छवियां तैयार की। 1700 से ज्यादा? हाँ। गर्दन की हड्डी का जोड़, पसलियों का ढांचा, हाथ और सबसे महत्वपूर्ण खोपड़ी, सब कुछ अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ दिख रहा था। वैज्ञानिक हैरान भी थे और रोमांचित भी। ऐसा लगा मानो तकनीक ने समय की दीवार को भेद दिया हो। और यहीं पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ जिसने दशकों पुरानी अटकलों पर विराम लगा दिया। क्या खुलासा? स्कैन की तस्वीरों ने साफ कर दिया कि राजा की खोपड़ी पर मौत का कारण बनने वाली कोई चोट या फ्रैक्चर नहीं था। अच्छा, तो सिर की चोट वाली बात गलत निकली? बिल्कुल। वो दरारें या हड्डी का टुकड़ा जो 1968 के एक्सरे में दिखा था, वो शायद मम्मी बनाने की प्रक्रिया के दौरान हुआ होगा, या फिर संभवतः हावर्ड कार्टर द्वारा मम्मी को ताबूत से निकालते समय हुई इस क्षति का परिणाम था। तो हत्या की थ्योरी गलत साबित हुई। अच्छा, तो मतलब कत्ल नहीं हुआ था। पर अगर हत्या नहीं हुई तो फिर 19 साल के एक स्वस्थ दिखने वाले राजा की मौत आखिर हुई कैसे? क्या स्कैन से कुछ और पता चला? हाँ, स्कैन में एक और अहम चीज नजर आई। क्या? राजा के बाएं पैर की जांघ की हड्डी, फीमर जिसे कहते हैं, उसके निचले सिरे पर एक साफ फ्रैक्चर दिखाई दिया। पैर में फ्रैक्चर? हाँ, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फ्रैक्चर में ठीक होने के कोई निशान नहीं थे। इसका मतलब? इसका मतलब है कि ये चोट शायद उनकी मौत से ठीक कुछ समय पहले ही लगी होगी। कैसे लगी होगी? ये कहना मुश्किल है, शायद गिरने से या रथ जैसी किसी सवारी से दुर्घटना में। विशेषज्ञों का मानना है कि संभवतः ये हड्डी टूटने के बाद घाव में गंभीर संक्रमण फैल गया होगा। ओह, इन्फेक्शन। हाँ, उस जमाने में एंटीबायोटिक्स तो थे नहीं, और ऐसा गंभीर संक्रमण आसानी से जानलेवा साबित हो सकता था, खासकर अगर राजा की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी और वजह से थोड़ी कमजोर रही हो। वाह, तो सदियों पुरानी एक सनसनीखेज मिस्ट्री वो सुलझ गई। कत्ल की कहानी की जगह सामने आई एक दुखद मानवीय त्रासदी।
एक युवा राजा की संभावित दुर्घटना और उसके बाद हुआ घातक संक्रमण। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे विज्ञान अक्सर हमें सनसनी से परे ले जाकर अतीत की एक ज्यादा जटिल और यथार्थवादी तस्वीर दिखाता है। बिल्कुल, लेकिन तूतनखामुन की कहानी सिर्फ उनकी मौत के रहस्य तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि लेख इशारा करता है, उनका छोटा सा शासनकाल मिस्र के इतिहास के एक बड़े उथल-पुथल भरे दौर में आया था, खासकर धार्मिक रूप से। हाँ, ये पहलू समझना उनके जीवन और महत्व को जानने के लिए जरूरी है। उनके पिता फ़ारो एमेनहोटेप चतुर्थ, आखेनातिन। हाँ, इतिहास में आखेनातिन नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने मिस्र के धार्मिक इतिहास में एक अभूतपूर्व और कह सकते हैं विवादास्पद बदलाव किया था। उन्होंने सदियों से चले आ रहे बहुदेववाद यानी कई देवताओं की पूजा, जिसमें थेब्स के मुख्य देवता आमून-रा सर्वोपरि थे, को लगभग खत्म कर दिया। अच्छा। आखेनातिन ने सिर्फ एक देवता सूर्य चक्रिका यानी एटन की पूजा को स्थापित किया। ये एक तरह का एकेश्वरवाद था, मतलब सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास, जो उस प्राचीन दुनिया के लिए बहुत क्रांतिकारी विचार था। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। उन्होंने अपनी राजधानी भी थेब्स से हटाकर एक नया शहर अखेनातेन बसाया, जिसे आज अमरना कहते हैं। लेकिन लगता है ये बदलाव ज्यादातर लोगों को, खासकर शक्तिशाली पुरोहित वर्ग को, रास नहीं आया। शायद इसीलिए जब अखेनातेन के बाद युवा तूतनखातेन, एटन की जीवित छवि, ने गद्दी संभाली, तो उन्होंने बहुत जल्दी पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया। उन्होंने अपना नाम बदलकर तूतनखामुन, आमून की जीवित छवि रखा। अच्छा, नाम भी बदल दिया। हाँ, एटन की पूजा को किनारे कर फिर से आमून और अन्य पारंपरिक देवताओं को महत्व दिया और राजधानी को भी वापस थेब्स ले आए। इसीलिए जैसा लेख में कहा गया है, उन्हें अक्सर परंपराओं को पुनर्स्थापित करने वाला राजा कहा जाता है। बिल्कुल, उनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, शायद सिर्फ 9 या 10 साल का ही रहा, लेकिन ये उस धार्मिक और राजनीतिक अस्थिरता के बाद मिस्र को वापस स्थिरता की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। सही। उनका जीवन भले ही छोटा रहा हो, लेकिन वो मिस्र के इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर आए थे। और विडंबना देखिए कि उनकी मौत के साथ ही मिस्र पर करीब 200 साल राज करने वाले शक्तिशाली 18वें राजवंश का भी अंत हो गया। आज भी तूतनखामुन का नाम मिस्र के लोगों के लिए गर्व का विषय है। जी। उनकी कब्र से निकले खजाने, खासकर वो सोने का अद्भुत मुखौटा, पूरी दुनिया में प्राचीन मिस्र की सभ्यता की पहचान बन चुके हैं। हाँ, वो छवियां तो हर कोई पहचानता है। ये खजाने अब काहिरा के पास बने विशाल और भव्य नए ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में रखे गए हैं, जहां दुनिया भर से लोग उन्हें देखने आते हैं। वो मिस्र की महान सांस्कृतिक विरासत के सबसे चमकदार प्रतीकों में से एक है। और उस सीटी स्कैन के बाद जो हुआ, वो भी कम मार्मिक नहीं था। क्या हुआ था? स्कैन पूरा होने के बाद पूरी प्रक्रिया उतनी ही सावधानी और सम्मान के साथ उलट दी गई। तूतनखामुन की मम्मी को वापस उसी ताबूत में, उसी तहखाने में लिटा दिया गया, जहां वो पिछले 3000 सालों से भी ज्यादा समय से आराम कर रही थीं। वापस वहीं। हाँ, लेख में जिक्र है कि जब कार्यकर्ता मम्मी को वापस सीढ़ियों से नीचे ले जा रहे थे, तो अचानक रेगिस्तानी ठंडी हवा का एक झोंका आया और बिजली चली गई। अरे हाँ, मानो प्रकृति भी इस असाधारण घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हो। वैज्ञानिकों के चेहरों पर जहाँ एक तरफ वैज्ञानिक खोज की सफलता की संतुष्टि थी, वहीं उस प्राचीन शासक के प्रति एक गहरी श्रद्धा और सम्मान का भाव भी साफ झलक रहा था। ये पल विज्ञान और इतिहास के सम्मान के बीच एक अद्भुत संतुलन का प्रतीक था। तो इस सारी बातचीत का सार क्या निकलता है? A.R. विलियम्स का लेख हमें यही दिखाता है कि तूतनखामुन की कहानी कोई धूल फाकती पुरानी दास्तान नहीं है। ये एक सागा है, एक गाथा है, जो आज भी जारी है, जिसमें नए अध्याय जुड़ते रहते हैं। एकदम सही कहा। विज्ञान और तकनीक ने हमें न सिर्फ उनकी मौत के कारण के बारे में ज्यादा पुख्ता जानकारी दी है, बल्कि उनके स्वास्थ्य के बारे में भी, जैसे शायद उन्हें मलेरिया भी था और क्लब फुट जैसी पैरों की समस्या भी। अच्छा, ये भी पता चला। हाँ, और उनके खानदान के बारे में भी। DNA विश्लेषण से उनके माता पिता और रिश्तेदारों के बारे में पता चला है। उस पूरे युग को समझने में अभूतपूर्व मदद की है। हर नई खोज, हर नया विश्लेषण इस हजारों साल पुरानी कहानी में नई परतें जोड़ता है, और ये सिलसिला शायद आगे भी जारी रहेगा। तो आज की इस गहरी पड़ताल के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी तकनीक और उन्नत होती जा रही है, जैसे जैसे हम अतीत के रहस्यों को खोलने की क्षमता हासिल कर रहे हैं, भविष्य में हम और कौन सी गुत्थियां सुलझा पाएंगे? शायद किसी और प्राचीन शासक की मौत का राज, या किसी खोई हुई सभ्यता की सच्चाई। हाँ,
संभावनाएं तो अनंत हैं। और क्या इतिहास के हर रहस्य का खुल जाना ही हमेशा बेहतर होता है, या कुछ पहेलियों का अनसुलझा रहना ही उनकी खूबसूरती और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनाए रखता है? अगली बार तक सोचते रहिए।